हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रॉस स्टडी सर्कल। इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के बारे में समझेंगे। उसमें मराठा की कैसे उदय हुआ था उसके बारे में भी समझेंगे। चलिए, आज हम लोग अपने क्षेत्रीय शक्तियों के बारे में देखते हैं कि 18वीं सदी में ये क्षेत्रीय शक्तियाँ कौन कौन सी थी। चलिए पहले देखा जाए शक्तियों की बात, तो ये पहली कारण के बारे में देखते हैं। ये देखिए, उद्भव का क्या कारण था। ये क्षेत्रीय शक्तियों के उद्भव का कारण यही रहा था कि मुगल साम्राज्य में कमजोर पड़ गए थे, और उनकी कमजोरी का कारण ये क्षेत्रीय शक्तियाँ उत्पन्न हुई, और ये वहाँ के अपने क्षेत्रीय शक्तियों का उद्भव होने लगा। इसकी क्षेत्रीय शक्तियों की विशेषता की बात की जाए तो क्षेत्रीय शक्तियों का विकेंद्रीकरण, बड़े स्तर पर कोई राजनीतिक अव्यवस्था नहीं थी, क्योंकि मुगल बादशाह जो थे, मुगल बादशाह का प्रतीकात्मक आधिपत्य बना हुआ था उस टाइम। इसीलिए कोई राजनीतिक व्यवस्था उस टाइम नहीं आई थी, और सभी क्षेत्रीय शक्ति मूल के रूप में लगान वसूलने वाले राज्य ही बनकर रह गई थी। समझ गए। इसके बाद बात की जाए तो इन राज्यों के आधारभूत व्यावसायिक और औद्योगिक संरचनाओं को आधुनिक बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे थे उस टाइम। यह स्वयं को संगठित करने और बाहरी शक्ति को द्वारा आक्रमण से सुरक्षा के संबंधी इनकी विफलता को दर्शाता है। ये सारी विशेषताएं क्षेत्रीय शक्तियों की उदय होने का कारण थी। इसके बाद बात की जाए तो क्षेत्रीय शक्तियों को स्थापित करने में विभिन्न प्रणालियां कौन कौन सी थी। विभिन्न प्रणालियों की बात की जाए तो पहला प्रणाली उत्तराधिकारी का था, उत्तराधिकारी राज्य। दूसरा विद्रोही राज्य। तीसरा अन्य रियासतें थी। चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये उत्तराधिकारी राज्य क्या है, फिर उत्तराधिकारी राज्य के बारे में समझें। पहले उत्तराधिकारी राज्य, इनका उद्भव केंद्रीय शक्ति के पतन के साथ मुगलों को प्रांतों के सूबेदारों द्वारा स्वायत्तता के दावे करने के परिणाम स्वरूप हुआ था। जैसे कि बंगाल देख सकते हैं, अवध देख सकते हैं, और हैदराबाद भी इसमें गिनती आती है। विद्रोही राज्य की बात की जाए तो ये मुगल सत्ता के खिलाफ जो स्थानीय सामंतों थे, जमींदारों और किसानों के विद्रोह द्वारा ये उत्पन्न हुआ था, जैसे कि मराठा, अफगान, जाट और पंजाब में। अन्य रियासतें की बात की जाए, अन्य रियासतें में देखी जाए तो ये पहले से ही इन्हें पर्याप्त स्वायत्तता पर्याप्त थी, और 18वीं शताब्दी में ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए थे अन्य रियासतें। जैसे कि राजपूत हो गए, राजपूत का साम्राज्य हो गया, मैसूर हो गया, त्रावणकोर हो गया, ये सारे। चलिए समझते हैं कि उत्तराधिकारी राज्य में के बारे में पूरी डिटेल से थोड़ा समझते हैं। उत्तराधिकारी राज्य किस क्षेत्र को कहा जाता है। ये उत्तराधिकारी राज्य ये बंगाल क्षेत्र से संबंधित है, जो कि इसके हम काल की बात करें तो काल 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का नवाब बनाया गया था। समझ गए। और इसे नाजिम एवं दीवान को पद भी दिया गया था। नाजिम दीवान पद राजस्व का संग्राहक कहा जाता है। इससे उसे अपनी शक्ति को संगठित करने में बहुत मदद मिला था। समझ गए दोस्तों। फिर 1717 इसमें मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद उसके दामाद शुजाउद्दीन ने बंगाल पर शासन कर लिया। उसके बाद 1739 में अली वर्दी खान ने शुजाउद्दीन का पुत्र सरफज खान की हत्या कर दिया, और स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। कौन? अली वर्दी खान ने। उसके बाद वर्ष 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सिराज उद्दौला उसका उत्तराधिकारी बन जाता है। समझ गए दोस्तों। ये देखिए, सिराज उद्दौला उत्तराधिकारी बनता है उस टाइम। लेकिन उनके शासनकाल में, अलीवर्दी के शासनकाल में, राज्य में बहुत ज़्यादा तीव्र गुट्टेबाजी होने लगी थी, और क्योंकि ऐसे महत्वाकांक्षी और आक्रामक युवक नवाब से उस समय के जमींदार और व्यवसायिक लोग थे, वो बहुत ज़्यादा भयभीत होने लगे थे। इसी कारण से ये गुट्टेबाजी बढ़ गई थी। और 1856 में प्लासी अस्थिरता का लाभ उठाते हुए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने वर्ष 1757 में प्लासी षड्यंत्र को, मतलब प्लासी का पहला युद्ध के माध्यम से सिराज उद्दौला का शासन अंत कर दिया। इस शासन का अंत करके इस प्रकार बंगाल पर अपना अध्यापित कर लिया था। कौन? ब्रिटिश। इसके चलिए इसके इसके बाद समझते हैं कि विशेष योगदान किन शासक का रहा था बंगाल पर। पहले बात की जाए तो ये विशेष योगदान था मुर्शिद कुली खान की। दूसरा था अली वर्दी खान का। एक एक करके समझते हैं मुर्शिद कुली खान ने क्या क्या किया था। मुर्शिद कुली खान की बात की जाए तो ये अपने प्रभावी राजस्व प्रशासन के लिए जाने जाते थे। बंगाल के वित्त को ये पुनः व्यवस्थित किया था मुर्शिद कुली खान ने। शाही संग्राहकों को अधीन जागीर भूमि को खालसा भूमि में बदल दिया था। राजस्व कृषि शुरुआत की, और गरीब काश्तकारों को कृषि ऋण प्रदान करते थे ये। इन्होंने विभिन्न तरह के
सुधार किए, जैसे कि बंगाल में निरंतर अतिरिक्त राजस्व प्रदान करने वाले एक क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो गया। दूसरे, जमींदारों और किसानों पर आर्थिक दबाव में बढ़ोतरी हुई। नई राष्ट्र व्यवस्था को अंगीकरण में बहुत से पुराने जमींदारों की व्यवस्था से बाहर कर दिया। ये सारी विशेषताएं मुर्शिद कुली खां की थी। अब चलिए समझते हैं अलीवर्दी खां के बारे में। अलीवर्दी खां की विशेषता यह थी कि इसका शासनकाल में मुगलों के साथ संबंध विच्छेद का युग था। ये इसे मराठों की लूट मार का सामना करना पड़ा था, इन्हें अलीवर्दी खां को। और अलीवर्दी खां की बात की जाए तो ये 1751 में अलीवर्दी खां ने मराठों को एक चौथ के भुगतान में स्वीकृति प्रदान कर दिया था और उड़ीसा क्षेत्र को मराठों को सौंप दिया था। समझ गए? किसे सौंप दिया था? मराठों को सौंप दिया था। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की कलकत्ता व चंद्रनगर में उनकी फैक्ट्री की किलाबंदी का प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। ये सारी विशेषताएं थी अलीवर्दी खां की। चलिए अब देखते हैं कि तीनों नवाबों के शासनकाल से संबंधित प्रमुख विशेषता और कमियां उनकी देखी जाए तो क्या थी। प्रमुख कमियां देखी जाए तो हिंदुओं और मुस्लिमों को रोजगार का समान अवसर दिया गया था। भारतीय या विदेशी सभी व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया गया था। स्थानीय अस्थायी थानों और चौकियों की स्थापना करके चोरों और डकैतों से सड़कों व नदियों की सुरक्षा की गई थी। अधिकारियों द्वारा निजी व्यापार को नियमित जांच करते थे। ये सारी बातें थी। अपने ही अधिकारियों के बीच बढ़ रहे भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में ये असफल हो गए, ये तो इनका पतन स्टार्ट हो गया। अवध की बात की जाए तो ये अवध वर्ष 1722 में सआदत खां के अवध का नवाब नियुक्त किया गया था। अवध लगभग स्वतंत्र हो चुका था उस समय। सआदत खां के बाद उसके भतीजे सफदरगंज को नवाब बनाया गया था और उसको नवाब घोषित करने के बाद उसे साथ ही क्या किया गया था? नवाब घोषित कर दिया गया था और उसे भतीजे को वजीर के रूप में भी नियुक्त किया गया था। समझ गए दोस्तों? इसके अलावा उसे इलाहाबाद को भी उसे सौंप दिया गया। फिर 1754 में सफदरजंग के पुत्र शुजा उद्दौला को अवध का नवाब नियुक्त कर दिया गया। चलिए इसके बाद समझते हैं कि विभिन्न नवाबों की योगदान के बारे में। पहला नवाब है सआदत खां। सआदत खां की विशेषता क्या थी? विशेषता की बात की जाए तो ये कानून की अवहेलना को रोकने और जमींदारों की अनुशासित करने में सफल रहे थे। एक नए राष्ट्र समझौता की शुरुआत करके अपनी सरकार के आर्थिक साधनों में बढ़ोतरी किए थे। इन्होंने हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया था। ये सारी सआदत खां की विशेषता थी। दूसरे जो शासक थे, जो महत्वपूर्ण शासक थे अवध के, वो थे शुजा उद्दौला। शुजा उद्दौला ने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों के खिलाफ अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। वर्ष 1764 में बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण से पहले तक अवध और इलाहाबाद पर इनकी स्वायत्तता और शक्ति निर्बाध बनी रही थी। कब तक? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के नियंत्रण होने से पहले तक इनका शक्ति बना रहा था। इसके बाद समझते हैं हैदराबाद हैदराबाद और कर्नाटक के बारे में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। द्वारा स्थापना की गई थी हैदराबाद की। ये वर्ष कब की बात है? ये वर्ष 1724 की बात है। ये 1724 में निजाम उल निजाम उल मुल्क आसफ मुल्क आसफ मुल्क आसफ के ने स्थापना किया था। आशफ जाह ने हैदराबाद की स्थापना की थी, की स्थापना की। और ये निजाम उल मुल्क आसफ जो थे, इसने ही हठीले जमींदार को नियंत्रित भी किया और आर्थिक शक्ति से संपन्न हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता भी दिखाई। ये हिंदुओं के प्रति बहुत ही उदार नेचर के सिद्ध हुए और इसने इसके कारण से ये नए क्षेत्र में अभिजात वर्ग का उद्भव हुआ, जिसने निजाम का समर्थन भी किया। समझे? ये किसके प्रति उदारवादी थे? सहिष्णुता किसके प्रति दिखाए थे? ये हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता दिखाए थे। समझ गए? हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता दिखाए थे। दिखाए थे। और 1748 में निजाम की मृत्यु हो गई। 1748 में निजाम की मृत्यु के बाद हैदराबाद पर संकट प्रभावी होने लगा, क्योंकि वहाँ वहाँ पर मराठा, मैसूर और कर्नाटक के ये सभी हैदराबाद के साथ संघर्षरत होने लगे। मतलब वहाँ पे संघर्ष इन सब ने स्टार्ट कर दिया। तो ये दूसरे ईयर नोट डाउन कर लीजिए।
दूसरा ईयर कौन सा था? ये 1748 में निजाम की मृत्यु हो गई। कब हो गई? 1748 में निजाम की मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद, मृत्यु के बाद कौन कौन यहाँ पर हमला करने लगे? फिर मराठा, मैसूर और कर्नाटक के शासक, ये सभी हैदराबाद पर हावी होने लगे। ये सभी हैदराबाद पर हावी होने लगे, हैदराबाद पर हावी होने लगे। फिर उसके बाद 1762 में बात हुई कि ये 1762 में निजाम अली खान के नेतृत्व में कुछ स्थिति में सुधार हुई और उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा विवादों को लेकर निपटारा किया। फिर हैदराबाद को वंचित राजनीति में स्थिरता प्रदान की गई। कब? 1762 में निजाम अली खान के नेतृत्व में ये सुधार हुआ। निजाम अली खान के नेतृत्व में सुधार आया। समझ गए? इसके बाद बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में क्या हुआ? कर्नाटक की बात की जाए तो ये मुगल दक्कन का सूबा होने के नाते यह हैदराबाद के निजाम के पदाधिकारी के अधीन था। हालांकि कर्नाटक के नवाब स्वतंत्र रूप से कार्य करता था और 1970 के बाद कर्नाटक का नवाब बनने की चाह बनने की चाह में हुए बहुत सारे संघर्ष हुए और चलते कर्नाटक प्रतिकूल के रूप में प्रभावित होने लगा। इसने यूरोपियों व्यापारिक कंपनियों को भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान किया। कर्नाटक राज्य में हस्तक्षेप करने का 1700 वर्ष 1740 के बाद कर्नाटक का नवाब बनने की चाह में हुए बहुत सारे संघर्ष हुए। कर्नाटक का नवाब बनने के लिए बहुत सारे संघर्ष हुए। बहुत सारे संघर्ष हुए और यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को यूरोपीय भारतीय भारतीय कंपनी को कंपनियों को भारतीय राजनीतिक में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान हुआ। प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान हुआ। समझ गए? ये थी कर्नाटक की बात। फिर उसके बाद विद्रोही राज के बारे में चलिए अब पढ़ते हैं। विद्रोही राज में क्या हुआ, किसके कब विद्रोह हुआ? चलिए पहले सिख के बारे में पढ़ते हैं। विद्रोही राज में पहले सिख सिख के बारे में पढ़ेंगे। सिख के बारे में चलिए देखिए, अब पढ़ना है विद्रोही राज के बारे में। विद्रोही राज में सिख के बारे में पढ़ना है पहले। सिख की बात की जाए तो सिख धर्म की स्थापना ये कब हुई थी? सिख धर्म की स्थापना स्थापना ये हुई थी 15वीं शताब्दी में। 15वीं ये सदी में हुई थी, 15वीं सदी में हुई। फिर उसके बाद गुरु हरगोविंद के द्वारा यह समुदाय को युद्धक और लड़ाका समुदाय में परिवर्तित कर दिया गया। यह समुदाय सिखों के 10वें अंतिम गुरु गोविंद सिंह के समय यह पूर्ण रूप से योद्धा समुदाय बन गया था। गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हो गई। गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर ने 8 वर्ष तक मुगल के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद मृत्यु के बाद बंदा बहादुर ने 8 वर्ष तक बंदा बहादुर ने 8 वर्ष तक मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा।
लेकिन अंत में उन्होंने बंदा बहादुर को गिरफ्तार कर लिया और उनकी हत्या कर दी। अंत में बंदा बहादुर को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। और देखा जाए तो ये बंदा बहादुर की विफलता का कारण में आप लिख सकते हैं कि ये बंदा बहादुर की विफलता का मेन कारण था कि मुगलों की सत्ता अत्यधिक केंद्रीकृत और मजबूत थी। उसके बाद पंजाब के उच्च वर्ग और उच्च जाति के लोग बंदा बहादुर के विरुद्ध दलों में शामिल हो गए थे। इसका कारण यह था कि बंदा बहादुर निम्न जाति और ग्रामीण निर्धनों के समर्थक थे। इन्होंने अपनी धार्मिक कट्टरता के चलते वे सभी मुगल विरोधी शक्तियों को एकत्रित नहीं कर सके। ये सारी विफलता के कारण बने बंदा बहादुर के। इसके बाद नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण और इसके परिणाम स्वरूप पंजाब प्रशासन की अस्थिरता ने सिखों को दोबारा उदित होने का अवसर प्रदान किया। समझिए, किसके समय ये दोबारा सिखों के द्वारा उदित हुए? ये नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण और परिणाम के बाद अब्दाली के आक्रमण पर उदित होने का सिखों को दोबारा उदित होने का अवसर प्रदान हुआ। दोबारा का अवसर मिला। समझिए, इसके बाद 1765 में और 1800 के मध्य के बीच इन्होंने पंजाब और जम्मू को अपने नियंत्रण में कर लिया। सुकराज चकिया मिसल के नेता रंजीत सिंह के सत्ता में आने तक पंजाब में राजनीति पर प्राधिकरण विकेंद्रीकृत बना रहा। रंजीत सिंह के कुछ योगदान थे जो कि पहले ये नोट डाउन कर लीजिए कि वर्ष 1765 और 1800 के मध्य उन्होंने पंजाब और जम्मू को अपने नियंत्रण में कर लिया। पंजाब और जम्मू को नियंत्रण में कर लिया था। रंजीत सिंह के योगदान की बात की जाए तो इन्होंने इसने एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया था जो केवल सिखों तक सीमित नहीं थी। इसमें गुरखा थे, बिहारी थे, उड़िया थे, पठान थे, डेगरा था और पंजाबी मुसलमान भी शामिल थे। भारत की दूसरी सर्वश्रेष्ठ सेना जो कि पहली ईस्ट इंडिया कंपनी की थी उसको स्थापित किया और 18वीं सदी के अंत तक सिख राज को अधिक केंद्रीकृत बनाए रखने हेतु प्रयास किए। जाके 1809 में अमृतसर की संधि के तहत इसे अंग्रेजों द्वारा पंजाब के एकल स्वतंत्र शासक के रूप में चिन्हित किया गया। फिर रंजीत शाह की मृत्यु के बाद सरदारों के बीच चल रहे निरंतर शक्ति संघर्ष ने अंग्रेज को पंजाब पर अधिकार करने के लिए अवसर प्रदान किया। फिर मुगलों द्वारा दमन का लंबा इतिहास चला। फिर दमन फिर दक्कन में औरंगजेब के साथ युद्ध ने मराठा साम्राज्य को कमजोर कर दिया। साथ ही सतारा में शाहू और कोल्हापुर में उनकी चाची ताराबाई के मध्य आंतरिक युद्ध में स्थिति की और प्रतिकूल बना दिया था। चलिए अब समझते हैं मराठा के बारे में। मराठा के कार्यकाल के बारे में समझते हैं। इसके बारे में मराठा के बारे में मराठा के कालक्रम की बात की जाए तो मराठा के कालक्रम ये वर्ष 1719 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ मुगल सनद प्राप्त करने में सफल रहे। क्या प्राप्त करने में सफल रहे? ये देखिए 1700 कब 1719 पेशवा बालाजी विश्वनाथ पेशवा विश्वनाथ मुगल सनद प्राप्त करने में सफल रहे। इसके बाद इसके तहत दक्कन के 6 मुगल प्रांतों में चौथा और सरदेशमुखी, मालवा एवं गुजरात में चौथा तथा महाराष्ट्र क्षेत्र में
शाहू के नियंत्रण, शाहू के स्वतंत्र अधिकार को मान्यता प्रदान की गई। समझ गए? और 1820 में, फिर 1720 में फिर क्या हुआ? 1720 में बालाजी की मृत्यु हो गई। बालाजी की मृत्यु हो गई और फिर उनके उत्तराधिकारी बाजीराव प्रथम पेशवा बने। कौन बने? उनके उत्तराधिकारी बालाजी प्रथम पेशवा बने। उसके बाद 1731 में जाकर वर्ना की संधि के द्वारा ताराबाई के साथ चल रहे विवाद को सुलझाया। कब? 1731 में। 1731 में वारणा की संधि हुई। वारणा की संधि हुई, ताराबाई के विवाद को सुलझाया। ताराबाई के विवाद को सुलझाया, सुलझाया। इसके तहत कोल्हापुर राज शिवाजी टू को दे दिया गया। इस संधि के तहत कोल्हापुर राज शिवाजी टू को दे दिया गया, दे दिया गया। समझिए दोस्तों। फिर जाकर 1740 में बाजीराव की मृत्यु हो गई। 1740 में बाजीराव की मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। और जिन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। बाजीराव की मृत्यु के बाद उनके पुत्र बालाजी बाजीराव की नियुक्ति की गई। उनके बाद बालाजी बाजीराव की बाजीराव की नियुक्ति की गई। फिर 1740 से 1761 तक, 1740 से 1761 तक मराठों ने मालवा, गुजरात, बुंदेल के हिस्सों पर अपना नियंत्रण कर लिया। मराठों ने मालवा, बुंदेल, बुंदेलखंड, गुजरात, गुजरात, गुजरात के कुछ हिस्सों पर अपना नियंत्रण किया, नियंत्रण किया। इसके बाद बात की जाए तो वर्ष 61 में, वर्ष 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, तीस हुआ। ये मराठों और अफगान युद्ध मराठों और अफगानों के बीच हुआ। किस किसके बीच हुआ? ये युद्ध मराठों और अफगानों के बीच हुआ, के बीच हुआ। समझे दोस्तों? इसमें मराठों की हार हुई। मराठों के हार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और दक्षिण भारत में अपनी शक्ति का गठन करने का अवसर प्रदान कर दिया। क्या हो गई? मराठों की हार हो गई। मराठों की हार हुई। हार के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी शक्ति का गठन करने का अवसर प्रदान किया। कंपनी ने अपनी शक्ति का गठन करने का अवसर प्रदान किया। शक्ति के गठन करने का अवसर प्रदान किया। गठन करने का अवसर प्रदान किया। इस बाद में फिर माधवराव पेशवा बने और उन्हें अगले दशक में मराठा साम्राज्य के उदय को पुनर्जीवित कर दिया। बाद में कौन पेशवा बने? बाद में माधवराव पेशवा बने। पेशवा बने माधवराव पेशवा बने। एक सेकंड दोस्तों। बाद में माधवराव पेशवा बने, फिर अगले दशक में मराठा साम्राज्य का उदय किए। अगले दशक तक में मराठा साम्राज्य का उदय किए।
पूर्ण उदय किए। फिर उसके बाद 1772 में जाकर इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु हो गई माधवराव की। माधवराव की मृत्यु हो गई। माधवराव की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद रघुनाथ राव और नारायण राव के बीच सत्ता के लिए संघर्ष होने लगा। संघर्ष के बाद नारायण राव के पुत्र के सत्ता में आने के बाद रघुनाथ राव अंग्रेजों के साथ हो गए और इसके बाद प्रथम आंग्ल युद्ध की शुरुआत हुई। ये थी कहानी मराठा की। फिर उसके बाद 1772 में पेशवा की शक्ति कमजोर हो गई। कब जाकर कमजोर हो गई? 1772 में पेशवा की शक्ति कमजोर हो गई। शक्ति कमजोर हो गई। कमजोर हो गई। बड़े मराठा सरदार उत्तर में अर्ध स्वतंत्र राज्य स्थापित करने लगे। बड़े मराठा सरदार उत्तर में अर्ध स्वतंत्र राज्य उत्तर में अर्ध स्वतंत्र राज्य स्थापित करने लगे। फिर बड़ौदा में गायकवाड़, नागपुर में भोसले, इंदौर में होलकर और ग्वालियर की संधियां प्रमुख संधियां इनके बीच हुई। चलिए देखते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार के कारण क्या थे। मराठों के हार के कारण की बात की जाए तो पानीपत युद्ध में मराठों के हार के कारण क्या थे? हार के कारण की बात की जाए तो मराठा सेना की तुलना में अब्दाली की सेना बहुत बड़ी थी। पहला क्या था? मराठों की सेना की तुलना में अब्दाली की सेना बहुत बड़ी थी। अब्दाली की सेना बहुत बड़ी थी और सुव्यवस्थित और सुसज्जित थी उनकी सेना। उदाहरण के लिए ऊँट पर चारों दिशाओं में संचालित होने वाली तोप का प्रयोग किया गया था। और दूसरी बात की जाए तो दिल्ली जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया गया था। इसलिए मराठा शिविरों में अकाल की स्थिति उत्पन्न होने लगी। दिल्ली जाने वाले मार्गों को बंद कर दिया, जिससे अकाल की मृत्यु हो गई। जिससे क्या होने लगा? मराठा शिविरों में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। में अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई। फिर विवेकाहीन लूटपाट की नीति के कारण अन्य हिंदू और मुस्लिम शक्तियों ने उनका साथ नहीं दिया। फिर मराठा सेनापतियों के बीच परस्पर विवाद और मतभेद चलने लगे। मराठों सेनापतियों के बीच विवाद और मतभेद चलने लगे और मतभेद चलने लगे। अब चलिए देखते हैं पानीपत की तीसरे युद्ध के राजनीतिक महत्व क्या क्या थे। राजनीतिक महत्व की बात की जाए तो पानीपत के तीसरे युद्ध की राजनीतिक महत्व भारी नुकसान उठाने के बाद भी मराठा समृद्ध होते गए। पानीपत के तीसरे युद्ध का राजनीतिक महत्व क्या था? युद्ध का राजनीतिक महत्व क्या था? राजनीतिक महत्व था यही कि भारी नुकसान उठाने के बाद भी मराठा समृद्ध हुए। भारी नुकसान के बाद भी मराठा क्या हुए? समृद्ध हुए। दूसरा था कि महान मराठा नेताओं की मृत्यु ने रघुनाथ राव की कपटी महत्वाकांक्षाओं को जन्म दिया। रघुनाथ राव की रघुनाथ राव की कपटी महत्वाकांक्षाओं का जन्म लेना
का जन्म हुआ। उसके बाद सभी राज क्षेत्र शक्तियों में मराठों की प्रतिष्ठा के अत्यधिक ठेस पहुंची और भारत में मराठा साम्राज्य स्थापित करने का उनका सपना विखंड हो गया। यह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय का कारण बन गया। यह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के उत्पन्न के उदय का कारण बना। चलिए अब देखते हैं इसके बाद जाट के बारे में क्या क्या बातें कही गई। जाट की बात की जाए तो यह जाट दिल्ली, मथुरा और आगरा के आसपास के क्षेत्रों में निवास करते थे। दिल्ली, मथुरा और आगरा के क्षेत्रों में निवास करते थे। के क्षेत्रों में निवास निवास था निवास था। ये कृषक थे। इन्होंने औरंगजेब की दमनकारी नीतियों के खिलाफ विद्रोह संचालित किया था। इसके खिलाफ औरंगजेब के पर औरंगजेब के दमनकारी नीतियों के विरुद्ध विद्रोह किया नीतियों के विरुद्ध विद्रोह किया था विद्रोह किया था। इसके बाद बात की जाए तो भारत के जाट राज की स्थापना चूड़ामन और बदन सिंह ने की थी। भरतपुर की जाट की स्थापना चूड़ामन और बदन सिंह ने की थी। किसके काल में ये जाट का जाट चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी? ये सूरजमल के काल में 1756 से 1763 में जाट की शक्ति जाट की शक्ति चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। समझिए, चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। और इसने मुगल शासक को भी मान्यता देने के लिए बाध्यकारी कर दिया था। वे अब्दाली सेना की घेराबंदी करने में सफल रहे और उन्होंने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों के साथ दिया था। वर्ष 1763 में उनकी मृत्यु के बाद जाट राज का पतन शुरू हो गया। यह छोटे जमींदारों के मध्य बट गया। इनमें से अधिकतर लूटपाट करके अपना जीवन व्यतीत करने लगे। ये थी जाट के बारे में। फिर इसके बाद अफगानों का ज़्यादा रोल नहीं रहा। अफगान योद्धा मोहम्मद खान बंगश ने फर्रुखाबाद के जो आसपास क्षेत्र हैं उन पर नियंत्रण ये स्थापित किए। फिर इसी तरह अली मोहम्मद खान ने हिमालय की तलहटी पर रोहिलखंड का निर्माण किया। रोहिलों का अवध, दिल्ली और जाटों के साथ निरंतर संघर्ष ये चलता रहा। इसके बाद अन्य रियासतें के बारे में जानते हैं कि अन्य रियासतें क्या क्या थी। अन्य रियासतें की बात की जाए तो क्या समझेंगे? अन्य रियासतें अन्य रियासतें इसमें समझेंगे कि राजपूत के बारे में। चलिए पहले समझते हैं अन्य रियासतें में राजपूत के बारे में। राजपूतों के बारे में समझते हैं। राजपूत की बात की जाए तो औरंगजेबों की मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ गई थी और इससे क्षेत्रीय राजपूत के अधिकारियों को अपनी सत्ता स्थापित करने का ये अवसर प्रदान हो गया औरंगजेब की मृत्यु के बाद। उसके बाद सैयद बंधुओं के साथ संघर्ष के दौरान राजपूतों ने स्वहित को पूरा करने के लिए कई नीतियों को अपनाया। सैयद बंदियों के समय उन्होंने मुगल दरबार को गैर पद प्राप्त हुआ और औरंगजेब के शासनकाल में इनके साथ कठोर व्यवहार किया गया, जैसे कि जजिया को दोबारा लागू कर दिया गया था। इसी कारण से आंशिक रूप से स्वतंत्रता की मांग को बढ़ावा मिला। 18वीं सदी में राजपूतों के सबसे श्रेष्ठ राजा शवई जय सिंह थे। 18वीं सदी में राजपूतों के सर्वश्रेष्ठ राजा किसके राजा राजपूतों के राजपूतों के
श्रेष्ठ राजा कौन थे? राजा थे आमेर के राजा सवाई सिंह जय सिंह। सवाई जय सिंह थे। उन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की और विज्ञान एवं कला में उत्कृष्ट केंद्र बनाया। जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की और विज्ञान कला का केंद्र बनाया और उसे विज्ञान एवं कला का केंद्र बनाया केंद्र बनाया। वे उत्कृष्ट खगोलीय शास्त्र भी थे। उन्होंने सटीक उन्नत उपकरणों के साथ कई वेधशालाओं का भी निर्माण किया। वेधशालाओं का निर्माण किया। उन्होंने लोगों को खगोलीय अवलोकन करने में सक्षम बनाने के लिए जीज मोहम्मद शाही नामक तालिकाओं का एक सेट तैयार करवाया था और उन्होंने यूक्लिड के एलिमेंट्स ऑफ जियोमेट्री के संस्कृत में अनुवाद करवाया था। किसे अनुवाद करवाया था? यूक्लिड के एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री को संस्कृत में अनुवाद करवाया था। इसके बाद बात की जाए मैसूर की, तो मैसूर के कालक्रम देखें तो मैसूर में क्या ऐसा हुआ था। मैसूर की बात करते हैं। मैसूर के कार्यक्रम के बाद जाने जाए तो ये विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद मैसूर राज्य ने अपनी स्वतंत्रता को संरक्षित रखा। मैसूर राज्य ने अपनी स्वतंत्रता को संरक्षित रखा विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद। मैसूर ने अपनी राज्य की स्वतंत्रता को संरक्षित रखा और वो केवल नाम मात्र के लिए मुगल साम्राज्य में शामिल थे। और 18वीं शताब्दी के शुरू के चरण में दो मंत्रियां नंजराज और देवराज ने इस पर अपना एकाधिकार स्थापित किया तथा राजा चिका को अपने अधीन कर लिया। नंजराज और देवराज अपना एकाधिकार स्थापित किया और राजा चिका को अपने अधीन कर लिया था। वर्ष 1761 में हैदर अली ने नंजराज को हराकर अपनी अध्यापित स्थापित की। कब? 1761 में हैदर अली ने नंजराज को हराकर अपना अध्यापित स्थापित की। हराकर अपना अध्यापित स्थापित कर लिया। फिर वर्ष 1882 में दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र टीपू सुल्तान उसका उत्तराधिकारी बन गया और टीपू को मैसूर का शेर कहा जाने लगा। कब मृत्यु हो गई हैदर अली की? हैदर अली की मृत्यु दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई। दूसरे मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। फिर उसके बाद ये 1799 में अपनी राजधानी श्रीपट्टनम को बचाते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान
सुल्तान उत्तराधिकारी बने। उत्तराधिकारी बने। टीपू की मृत्यु, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हो गई? अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को, राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बचाते हुए हो गई। समझ गए दोस्तों? इसके बाद चलिए देखते हैं कि मैसूर के बारे में थोड़ा। मैसूर में कौन से शासक थे जो बहुत फेमस हो गए और उनकी विशेषताएं कुछ थी, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। मैसूर के शासक के बारे में। मैसूर की शासक की बात की जाए तो मैसूर के शासक, पहले शासक कौन थे? यह हैदर अली। हैदर अली की विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। हैदर अली, इनकी विशेषता की बात की जाए तो फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से सेना को आधुनिक बनाया। इन विशेषज्ञों ने पैदल सेना और तोपखाना सेना को प्रभावी ढंग से प्रशिक्षित किया। क्या क्या किया? सेना को सेना को आधुनिक बनवाया। धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। उसने सीधे किसानों पर भू राजस्व लागू करने तथा इस राजस्व को अपने वेतनभोगी अधिकारियों के माध्यम से वसूल करने की प्रणाली की शुरुआत की। इस प्रकार राज्य के साधन किसानों पर भू राजस्व लागू करने, किसानों पर राजस्व लागू करने तथा राजस्व को अपने वेतनभोगी अधिकारियों के माध्यम से वेतनभोगी अधिकारियों माध्यम से वसूल करने की प्रणाली शुरू की। और 1766 में मालाबार कालीकट पर आक्रमण किया था, उस पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। मालाबार और कालीकट पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। नियंत्रण स्थापित किया। इस प्रकार मैसूर की सीमाओं में काफी विस्तार हुआ था। इसके बाद बात की जाए टीपू सुल्तान की विशेषता की तो टीपू सुल्तान की विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। टीपू सुल्तान के बारे में, उनकी विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। नए कैलेंडर सिक्कों की नई प्रणाली जारी करवाए थे। सिक्कों की नई प्रणाली जारी की तथा मापन के लिए मापकर्मों की शुरुआत की। मापन के नए मापकर्मों की शुरुआत की शुरुआत की थी। और इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति में अत्यधिक रुचि दिखाई थी। ये अत्यधिक रुचि कहाँ दिखाए थे? फ्रांसीसी क्रांति में। उसने श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी लगवाया था। श्रीपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी लगवाए थे। और इन्होंने आधुनिक नौसेना का निर्माण करने के लिए प्रयास किया था।
नौसेना नौसेनों का निर्माण करने का प्रयास किया था। उसने आधुनिक व्यापार के महत्व को समझा और विदेश व्यापार को विकसित करने के लिए फ्रांस, तुर्क, ईरान, पेगू एवं म्यांमार में अपने दूत भेजे थे और चीन के साथ भी व्यापार शुरू किया। रूस और अरब के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया था। समझिए, इन्होंने व्यापार में बढ़ावा देने का प्रयास किया था। चलिए अब समझते हैं त्रावणकोर के बारे में। त्रावणकोर कौन थे? क्या था त्रावणकोर में ऐसा? क्या है त्रावणकोर? त्रावणकोर की बात की जाए तो किसके बारे में? त्रावणकोर ये 1729 के बाद महत्व प्राप्त किया था, विशेष जब राजा मताड वर्मा ने पश्चिमी आधार पर प्रशिक्षित, मजबूत और आधुनिक सेना के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार प्रारंभ किया था। समझ गए? इसके क्षेत्र में डच को बेदखल कर दिया गया था। किसके क्षेत्र में? त्रावणकोर के क्षेत्र में। इनके क्षेत्र में डच को बेदखल कर दिया गया था। डच को बेदखल कर दिया था इनके क्षेत्र में। अंग्रेजों को इसकी व्यापार की शर्तें माननी पड़ी थी और राजा ने स्थानीय समानताओं की शक्तियों का भी दमन कर दिया था। इसने अनेक सिंचाई गतिविधियों को संचालित किया था। अनेक सिंचाई गतिविधि को संचालित किए थे संचालित किए थे और सड़कों, नहरों इन सब का निर्माण करवाए थे और विदेशी व्यापार को सक्रिय रूप में प्रोत्साहित किया था। इन्होंने सॉरी इन्होंने सड़कों और नहरों का निर्माण करवाया था और विदेशी व्यापार को सक्रिय रूप में और विदेशी व्यापार को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया था प्रोत्साहित किया था। मताड कर्मा के उत्तराधिकारी राम वर्मा के अधीन इसकी राजधानी शिक्षा और कला का केंद्र बन गया था। समझ गए दोस्तों? किसके? मताड कर्मा के उत्तराधिकारी राम वर्मा के अधीन इसकी राजधानी शिक्षा और कला का केंद्र बन गया था। शिक्षा और कला का केंद्र बन गया था। 18वीं शताब्दी के अंत इसके 18वीं शताब्दी के अंत आते आते इनकी मृत्यु के बाद इस क्षेत्र को अपनी उपलब्धियों को ये खो दिया थे और इस रियासत ने शीघ्र ही अंग्रेजों की जो समझ संपन्न कर दिया था, मतलब अंग्रेजों को ये रियासत अपनी दे दिए थे और 1800 में इसने एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया था। समझ गए दोस्तों? 18वीं सदी में 18वीं सदी तक आते आते अपनी उपलब्धियां को खो दिए थे समझ गए दोस्तों? ये थी त्रावणकोर के बारे में। हम लोगों ने आज सारा देखा, समझा, भारत के आधुनिक इतिहास के 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ था उन शक्तियों के बारे में पढ़ा और समझा। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।